आपने बताया, हमने आपकी तारीफ पहले ही कर दी जो मुझे जानकारी मिली थी। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा चला, अभी एक लेटेस्ट आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था, सनबीम्स स्कूल हरदोई, प्रिंसिपल मैडम के साथ में जो है बदतमीजी वाला वीडियो वायरल होता है। ममता मिश्रा शायद नाम था उनका, और उनके ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है और उस पर आरोप लगता है कि वो एडिशनल फीस चार्ज, बच्चों के ऊपर विद्यालय से ही बुक खरीदना, यूनिफॉर्म खरीदना, ये पूरा मतलब पेरेंट्स के ऊपर जो है फोकस किया जाता है, उनको पैनिक किया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। और आजकल इसीलिए मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था, शिक्षा या व्यापार? हमारे यहाँ व्यापार नहीं है सर, एजुकेशन है। आप देखेंगे, आप हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों का पढ़ाई का पैटर्न है जी, हम पहले आपसे यही पूछ लेते हैं। आप जो है पहला सवाल यही से स्टार्ट करेंगे आपसे, जब मुझे याद आ। मैम, सबसे बड़ी बात जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आज, पहले कहते हैं लोग, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक समय था जब लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे, तब शिक्षा बहुत सस्ती थी। शायद हमने जब एजुकेशन ग्रहण की थी तब शायद पूरे ईयर का जो है 400 रुपये हम फीस देते थे, सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए। हमारे परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम 1000 रुपये पे कर पाएँ साल का। तब जो है शिक्षा का लोग महत्व नहीं समझते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और फिर उन लोगों ने ठाना कि अब हमें इंग्लिश मीडियम में जो है बच्चों को पढ़ाना है। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, एक टाइम का खाना कम खाते, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मैम, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यापार या जीवन में संस्कार या जीवन जीने की कला? देखिए, एजुकेशन एक बहुत वाइडर टर्म है और ये सिर्फ एक शब्द में बांध करके इसको नहीं समेटा जा सकता। व्यापार तो बिल्कुल नहीं है जी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप व्यापार कर सकते हैं, पर शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकते। रही बात इथिकल वैल्यूज़ की, संस्कार की, तो जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास संस्कार होंगे। एजुकेशन इज़ नॉट अ टूल कि आप उससे सिर्फ पैसा कमाएं। एजुकेशन आपको इनलाइट करता है, आपको समझाता है क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद, उस समझ के बाद जो जीवन में आप काम करते हैं तो वो सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर इसकी समझ आपको जीवन में नहीं है तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो एजुकेशन को अगर हम पार्ट वाइज डिवाइड करें तो आप क्या कहेंगे? एजुकेशन, देखिए, सबसे पहले नॉलेज है, उसके बाद आपको ये समझ आए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप नैतिक मूल्यों के साथ कहीं समझौता ना करें। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके जीवन में किसका क्या महत्व है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके आसपास के लोग आपके लिए कितनी वैल्यू करते हैं। आप पढ़ लिख गए हैं लेकिन आप अपने गुरुओं का आदर नहीं करते या अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो कहीं एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं आती, भले ही आपके पास कितनी भी डिग्रियाँ क्यों ना हो। अभी हमने एक लेटेस्ट में देखा है और मैं लगभग हम आप सब लोग एक अनुभव करते हैं, मार्क्स वैल्यू। आज हर जगह पर आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि हम आगे हैं, हम टॉप हैं। और जब एक टॉप शब्द किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो उसके साथ जुड़ता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि एक गर्व की अनुभूति। एक होता है कि हमें इस बात पे गर्व करना, एक होता है इस पे हम घमंड करते हैं। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जो हाई स्कूल में उन्होंने 50% अचीव किया, 60% अचीव किया, और एक बच्चा था जिसने 90% अचीव किया। उसके बाद में इंटर में गया तो पता लगा कि जो 60 वाला था वो 95 पहुंच गया और जो 90 वाला था वो पता लगा 60 पे आ गया। ऐसी भी चीज़ें हुई। उसके बाद और देखा जिसने हाई स्कूल इंटर दोनों टॉप कर लिए, वो जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाया। उसके बाद में जो इस बच्चे ने 70 या 60% मार्क अचीव किए, वो पता लगा इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया या अन्य बड़ी अच्छी जगह पहुंच गया। तो मार्क्स वैल्यू जो हम देखते हैं, बहुत खुश होते हैं हमारे बच्चे, और सबसे ज़्यादा प्रेस्टाइज होता है आजकल मैं देखता हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के कि बेटा तुमको 95 लाना है, बच्चे तुमको 90 प्लस लाना है।
एक उनके ऊपर एक बाउंडेशन रख दिया जाता है, उनको इतना पैनिक कर दिया जाता है। तो इसको आप कैसे, मतलब क्या कहना चाहेंगे, गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे, टीचर्स का क्या उद्देश्य होना चाहिए और बच्चे को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? सर ये बहुत सारे कई सारे सवाल आप हम एक ही साथ पूछ लिए ताकि हमको ज़्यादा देर तक बोलना ना पड़े और अपनी बात को कंटिन्यू रख पाएं। नहीं, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगी जी। और पहला प्रश्न, आपने पहला वर्ड बोला एटीट्यूड। एटीट्यूड एक खुद में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड नहीं है जी। एटीट्यूड किसी भी स्टूडेंट में किसी भी एज पे अगर आ जाता है तो वो बच्चा डाउनफॉल की तरफ है जी। इस वर्ड का मतलब ही नेगेटिव है, पहली बात। और जो मैं आज सुबह ही अपनी क्लास लेती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों को 12th में, तो मैं आज बच्चों के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि जो बच्चे 10th में अच्छा करते हैं और फिर 12th में बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा करते हैं पर 12th में नहीं कर पाते, या 10th में कम अच्छा करते हैं 12th में आगे कर पाते हैं। तो आप सबकी ये 3-4 फेजेस जो लाइफ के बच्चों की लाइफ में आते हैं, चेंजेस होते हैं। देखिए मार्क्स की वैल्यू तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि आपको हर बार कहीं पर भी जाने के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा जी। तो मार्क्स कहीं वैल्यू नहीं कर रहे हैं बल्कि नॉलेज वैल्यू कर रही है जी। आप आज मिसाल देखेंगे कि बच्चे ने 50% स्कोर किया पर IIT JEE में सेलेक्ट हो गया, नीट क्वालिफाई कर लिया, 33% वाला IAS बन गया। तो मार्क्स की वैल्यू कभी नहीं थी, बट ये हमेशा 100 में 2 लोग 3 लोग होते हैं। नॉलेज जो परसिस्टेंट आ रही है, कॉन्टिन्यूस जो बच्चा एफर्ट कर रहा है, वो मार्क्स दिखाएगा कि जो अभी आपने प्रश्न पूछा मुझसे कि 10th का बच्चा और 12th का बच्चा भी 10th में भी अच्छा लाया, 12th में भी अच्छा लाया, इसका मतलब वो फोकस्ड है, उसका एफर्ट कॉन्टिन्यूस है, कंसिस्टेंट है जी। और वो जानता है कि उसे क्या करना है, किस तरफ जाना है, उसके पास डायरेक्शन डिसाइडेड है जी। और जो बच्चा 10th में बहुत अच्छा कर लेता है और फिर वो उसका डाउनफॉल आता है 12th में, ऐसा होता है जी। जब उस बच्चे के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका डायरेक्शन खो गया। एटीट्यूड आने का मतलब है डायरेक्शन खत्म। और जो 10th में कम नंबर लाता है और 12th में ज़्यादा नंबर लेकर आता है, तो ये दिखता है कि वो बच्चा जानता है कि मैं कहीं मिसगाइड हो गया तो मेरी कमियां क्या हैं, और वो उस पर वर्क कर लेता है जी। तो एजुकेशन का कोई एज नहीं है, ये तो हमारे सभी लोग जानते हैं कि हम जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन मार्क्स की वैल्यू, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से कि नहीं है, मार्क्स की वैल्यू है। 100 में 1 केस 2 केस हो सकते हैं कि जब 33% वाला IAS बन जाए या फिर IIT JEE कर ले, लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं उनका एफर्ट ज़्यादा होता है। आप देखिए, मैं अपने स्कूल की बात बताऊं आपको रिजल्ट की, तो हमारे यहाँ 96% हाईएस्ट है बच्चे हमारे PCB में सेलेक्ट। 96? जी सर, CBSE का, और दोनों बच्चियाँ हैं हमारी, और उन बच्चियों का 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो वो भी टॉपर थी, उस समय भी उनका 96-95% ऐसी था। तो वो बच्चे जानते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और रही बात फैमिली और सपोर्ट की, जहाँ पेरेंट्स का प्रेशर है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए पेरेंट्स को रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको रियलिटी चेक नहीं आता है, कि उनको ये नहीं पता कि भाई, एक कहावत है ना कि आप अगर मछली से दीवार चढ़वाएंगे तो कैसे चढ़ेगा, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है जी। और मुझे लगता है उस पर कोई और प्रेशर ना दे करके जो वो अच्छा कर सकता है उस पर प्रेशर दिया जाए। बिल्कुल, यू आर राइट। उस पर प्रेशर दिया जाए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा किताब लिखता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छी पोएम लिखता है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। यानी अपने आप का बेस्ट चूज करे। यस, जब माँ बाप को नहीं पता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, और ये तब नहीं पता होता है जब माँ बाप बच्चों के साथ समय नहीं बिताते। और आज हम सब बीइंग पेरेंट, मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह 6 बजे घर से निकलती हूँ और शाम को शायद 6 और 7 के बीच में घर पहुँचती हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं और उनको दुनिया का कोई टीचर नहीं पसंद आता। उनको लगता है मम्मा पढ़ाएंगी तो ही समझ में आएगा, चाहे मैं कितनी भी थकी जाऊँ, रात में 3 बजे उठ के पढ़ाऊँ, 2 बजे उठ के पढ़ाऊँ। और इसमें तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि कहते हैं टीचर अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। नहीं सर, मेरे दोनों बच्चे मुझे से पढ़ते हैं। आपने भी सुना होगा। मैं आपको बताऊँ, मेरा पूरा मतलब स्टाफ जानता है कि मुझे बच्चों का एग्जाम होता है तो मैं रात भर सोचती नहीं हूँ, कार में आते समय सो जाती हूँ कि मुझे रात भर। अच्छा, बच्चे को जो है पनिशमेंट देना, जैसे हम लोग जब पढ़े थे तो हमारे टीचर्स का हमारे अंदर बहुत खौफ हुआ करता था कि भाई टीचर अगर मैं वर्क पूरा करके नहीं जाऊँगा तो मार पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और आज जो है बच्चों में ये डर नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और शायद मेरे मन का प्रश्न पूछ लिया आपने। मैं ये बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ पर आप गुरु को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वहाँ समाज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जी। अगर आपने टीचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, टीचर से ही सब लोग कहते हैं टीचर से ही प्रोफेशंस निकलते हैं जी। लेकिन अगर आपने टीचर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि देखिए जो हमारी जुडिशरी है वो कहती है कि किसी भी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं जी। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन टीचर होता है।
और अब इसी में अब थोड़ा आपको क्षमा चाहेंगे, अभी इसमें एक केस निकल के आया था, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहा था कि एक टीचर ने बच्चे को इतना मार मारा कि वो बच्चा मर गया, बिहार का था। अच्छा। कि वो मारना शुरू किया तो इतना मार मारा कि उसको मार ही दिया। ऐसे एक नहीं कई केसेस निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आसपास के टीचर होते हैं, कहीं विद्यालय में पढ़ते हैं, और परिवार की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो बच्चों पे निकाल दी जाती है। और बच्चे को पढ़ाई जो कराना चाहिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक वेल एजुकेटेड जो टीचर होता है, क्या ये प्रमाणित करता है? जैसे भी खान सर का, अपने बिहार के प्रशिक्षित शिक्षक हैं खान सर, जो उनको शायद ऑल इंडिया के लोग सुनते हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं। उनको लोग रिक्शा चलाने वाला भी उनको सुनता है और उनसे सीखता है। बहुत ही इंटरेस्टेड, मतलब लोग उनको लाइकली उनको सुनते हैं। और आज हम लोग जब पढ़ते थे तो एक समय था, इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये लगभग सबके जीवन से जुड़ा होगा, कि हम लोग रट्टू तोता थे। हमारे टीचर्स ने जो हमें पढ़ाया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें उनको किस तरीके से गाइड करना था बच्चों को, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े, हम लोग रट्टू तोता पढ़े। हमें आज भी एक क्वेश्चन याद है, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, उसको हमने कम से कम 50 बार रटा और फिर मैंने याद किया, आज भी मुझे याद है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रोड लर्निंग सही नहीं थी, इसीलिए न्यू एनईपी आई। एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को, कॉग्निटिव लर्निंग को इम्प्रूव करना है। तो वो शिक्षा प्रणाली सही नहीं थी शायद उस समय। देखिए, सही गलत कुछ नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से होता है कि उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उस समय जो हमारे पास इन्वायरमेंट था, उसके हिसाब से हमारी शिक्षा पद्धति थी। आज का जो इन्वायरमेंट है, जो ग्लोबल चेंजेस हैं, उसके हिसाब से हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर लिया। हमने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। तो सही गलत नहीं है, जो समय की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से काम किया गया और काम हो रहा है और आगे भी होगा, आगे भी बदलाव होंगे। जैसे आप टेक्नोलॉजी दिन दिन पर चेंज हो रही है, वैसे एजुकेशन पैटर्न भी दिन दिन पर चेंज हो रहा है। दूसरा, यानी शिक्षा का सरलीकरण। यस, वो जो है वो हर बार चेंज किया जा रहा है बच्चों को। देखिए, कोई भी जो एजुकेशन का पर्पस पहले शिक्षित करना था जी, आज एजुकेशन का पर्पस प्रोडक्टिव चीज़ों को लाना है, व्यवसायिक प्रोडक्ट। यस, देखिए, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बिजनेसमैन से चलती है जी। अमेरिका की अगर एक आप इकोनॉमी की बात करें, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं इकोनॉमी की बात करूंगी। तो बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले जी। तो इकोनॉमिक्स जो है, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी की बात की जाए तो बिजनेसमैन ही रन करते हैं जी देश की इकोनॉमी। तो हमारे पास प्रधानमंत्री जी भी यही कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप दे रहे हैं कि बच्चा सोच पाए। एक्चुअली इंडिया में ना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। हमें लगता है कि हम सरकारी नौकरी पा जाए, जीवन सेटल हो गया। जी जी जी, लाइफ सेट हो जाएगा। तो हमारे अंदर शायद पेरेंट्स ने हमें रिस्क लेना नहीं सिखाया कि हम मतलब कि अगर हम 100 रुपये खर्च कर दें तो नहीं आया वापस तो क्या होगा, तो वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं थे। जो भारत, वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं थे जी। आज भी जब भी कोई पेरेंट बोलता है, वो कहता है बेटा यार नौकरी देख लो पहले, अगर हो सकता है तो, नहीं तो बचपन से ही आपने जो कहा है ना, हाँ, कि 99% लोग जी नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं जी। उनके जो पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं बेटा आप पढ़ते जाइए और अच्छी जॉब हो जाएगी। यस, हम मालिक बनने के लिए नहीं पढ़ते, नौकर के लिए ही पढ़ते हैं। यस, नौकरी पाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो अगर इंडिया में बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होंगे, इकोनॉमी को संभाल लेंगे, अगर हमें कोई डिफेंस का इक्विपमेंट चाहिए, अगर हमारे देश जितना टैक्स आएगा उससे अगर हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकते हैं। अभी आपने कहा था कि एजुकेशन प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिविटी के लिए है ना जी। और ये एजुकेशन से जो बच्चे तैयार होते हैं ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही हैं, हमारे देश के विकास की बिल्कुल नींव की ईंट हैं जी। बिल्कुल। और हमने इस पर बहुत ही रिसर्च किया था एक समय में कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है और इसकी जो नींव है वो छात्र हैं जी। और आज छात्रों को जो है नौकरी नहीं मिल पाती, यानी कि बेरोजगार हैं। और सरकार अगर चाहे तो इन छात्रों की योग्यता का जो है इस्तेमाल करके इन्हें प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकती है। कर तो रही है सर, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहा है। सर सही तरीका क्या है? सवाल ये है कि सही तरीका क्या है, ये किसको पता है? देखिए, यहाँ पे एक चीज और है, मैं और थोड़ा क्लियर करूंगा इसमें ताकि आप शायद और अच्छा इसमें आप समझ पाए। यानी कि हमारे पास एजुकेशन है जी, और एजुकेशन को हम सिर्फ नौकरी देखते हैं। हाँ, लेकिन हमारी जीवन में जरूरत है नौकरी यानी कि मनी।
फाइनली रिजल्ट जो है या फाइनली हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, नौकरी करके मनी अर्जित करना और मनी से अपने सारे जो सिस्टम है या जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने पास तक यानी पहुंचाना, या कैसे भी समझ लीजिए अपने जीवन यापन करना। लेकिन यहीं पे जो हमारे पास जानकारी है, जैसे मान लीजिए अब मैंने पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि शिक्षा कितने प्रकार से है। शिक्षा हमारे, मैं अगर आपको अपने आपसे एक्सप्लेनेशन करूं तो मुझे लगता है 3 प्रकार से है। पहला, वैसे तो 2 प्रकार है, एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक यानी जो अपने विद्यालय संस्थान के द्वारा बच्चों को पढ़ाया लिखा जाता है, उसका एक प्रमाण पत्र जारी करके उनको दे दिया जाता है कि समाज में दिखा पाएँ, किसी कंपनी इंडस्ट्री में दिखा पाएँ कि हमने यहाँ तक योग्यता प्राप्त की और हमारे पास इस टाइप की योग्यता है, जिसका प्रमाण पत्र है। अनौपचारिक शिक्षा जो सामाजिक स्रोतों से मिलती है। लेकिन शिक्षा जो औपचारिक होती है उसमें भी 2 हैं, एक प्राथमिक एजुकेशन, एक व्यावसायिक एजुकेशन। हम 10+2 तक आते हैं, यहाँ तक हम एक बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद हम जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा की ओर, जो ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते या गार्जियंस उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो इस पे मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, जब किसी के पास स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल किसी के पास में होगी। आज हम पढ़ाई जो पढ़ते हैं, कहते हैं सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, रहीमदास जी कहाँ मरे थे, ऐसी एजुकेशन हम लेते हैं। लेकिन जबकि हमारे पास चाहिए व्यावसायिक एजुकेशन, क्योंकि व्यावसायिक एजुकेशन से ही तो आप अपने जीवन में कुछ अर्जित कर पाएंगे। सर देखिए, सिर्फ व्यावसायिक एजुकेशन ही स्रोत नहीं है। देखिए, साइंस की भी उतनी ज़रूरत है, आर्ट्स की भी उतनी ज़रूरत है, जियोलॉजिस्ट भी चाहिए, मेट्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए। तो सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा को तो हम नहीं कहेंगे। देखिए, एक कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट्स की जो इसकी तरफ जिसको जो चीज़ों को समझ सके। लेकिन आप कोई भी बिज़नेस करेंगे पर एक आपको टीम सब चीज़ की चाहिए होगी, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। और इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम रही है। मैंने जो आपको अभी शायद हमारे आप वक्तव्यों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कैच कर पाए। मेरा कहने का मतलब है, आज जो बच्चे के पास एजुकेशन हो वो स्किल की हो। हाँ सर, तो गवर्नमेंट दे तो रही है, कितने सारे कौशल विकास के, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं। इवन सीबीएसई में भी क्लास 6 के बाद से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 9 के बाद आपको एक सब्जेक्ट लेना है, आपको 3 पीरियड 4 पीरियड पढ़ाना ही पढ़ाना है स्किल के लिए। तो गवर्नमेंट तो कह ही रही है कि आप स्किल डेवलपमेंट करिए, बच्चों को स्किल जो है दीजिए, तो ज़रूरी है ये करना। लेकिन आज हम आपको रियलिटी चेक जो है, क्योंकि मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो अपने आप को कहते हैं मैं वेल एजुकेटेड हूँ, और जब उनके एजुकेशन लेवल के अनुसार, यानी उन्होंने BA कर रखा है, BSc कर रखा है, और उनसे उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछ दो तो उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितने सब्जेक्ट थे, और सब्जेक्ट में जो है उनके पास जो है क्या क्या सब्जेक्ट में जो है उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, उनको कुछ पता ही नहीं। आज मतलब उन्हें डिग्री यहाँ तो ले ली, कहने का मतलब ये है प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही, जो हकीकत हम देखो बात यहाँ जो करते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की करते हैं, यानी ग्राउंड रियलिटी की करते हैं। डिग्री का होना विषय अलग है, योग्यता का होना विषय अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डिग्री, एजुकेशन, नॉलेज, ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी नहीं बनाई गई हैं। आपके पास डिग्री है, आप बता रहे हैं कि आप BA हैं या BSc हैं या MSc हैं या जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। देखिए, पर मैं सब लोगों के इस पे नहीं तोड़ना चाहूँगी, क्योंकि सबका अपना अपना पास्ट रहा होता है। हो सकता है कि उसको पढ़ने का मौका ना मिला हो या उसको बाहर क्लास जाने का मौका ना मिला हो। लेकिन जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था और ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि सूरदास जी का जन्म कैसे हुआ है और कब हुआ, कहाँ हुआ। अब मुझे उन्होंने क्या किया था। अब अगर अभी आप देखें तो NCERT की सारी बुक्स चेंज हो गई हैं। आपको मैं बताऊं, क्लास 8 में जो हिस्ट्री की बुक्स थी, 6 में मैथ्स का जो कंसेप्ट है अभी 9th में चेंज हो गया। तो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्टिव लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत मेजर सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 9th में ऐड किया गया साइंस में, क्योंकि हम पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन हम कहीं नेचर से कनेक्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमें कैसे अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट कर रही है इस चीज़ पर, पूरी तरीके से उसकी नज़र है। गवर्नमेंट सिर्फ दिशा निर्देश जारी कर सकती है, सर बुक्स NCERT ने एक एजेंसी है, लेकिन और हमें आप सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और ये इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि अपने बच्चों को जब वो सही एजुकेशन देंगे, उसका सही महत्व समझाएंगे। आपको मैं बताऊं सर, हमारे स्कूल में क्षेत्र में जब मैं आई, मैं आई एम हेडिंग दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लास्ट 6 years एंड I've got the opportunity to serve in a village. It is a very remarkable achievement for me in my life. कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है, मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और मैंने ये पाया कि गांव में, शहर में, कहीं पर भी किसी को कुछ नहीं करना है। अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे, बाहर आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद करना होगा।
तो जब मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा यहाँ पर कुछ चीज़ें डेवलप नहीं है, आप चेंजेस मुझे कुछ करने पड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बना दूँ एजुकेशन में, क्यों उसको मेरे, आप अभी कभी आप मेरे स्कूल में आप जाइएगा, मिलिएगा बच्चों से, मेरा क्लास 1 का बच्चा पूरा प्रार्थना पत्र लिख सकता है, लिख के दे देगा आपको। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। मैंने देखा है कि भी अब आपको एक बात बता ही दे रहा हूं मैं इसीलिए, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो आप अपने विद्यालय स्तर से कर रहे हैं, और मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ये पूरा ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपको लगेगा कि इसीलिए तो मैं डिफरेंस बता पाऊंगी सर, है ना, क्योंकि आप जो है आपको लगेगा कि ये तिवारी क्या पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं जो कह रहा हूँ मैं वो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। सर देखिए, सरकार कहती है कि हम नकल नहीं करवाते हैं, हकीकत ये है कि BA BSc वाले जो लोग छात्र हैं उनको अगर आज नकल ना कराई जाए विद्यालय में, CCTV प्रबंधन से कितना भी कर दिया जाए, खुलेआम एक जो है विद्यालय में महाविद्यालय में जो है नकल होती है और 500,000 रुपये पर पेपर के लिए जाते हैं, और हमारे ही बीच के लोग होते हैं, यहाँ तक कि एक पेपर जो देने वाला व्यक्ति रियल वो भी नहीं मतलब परीक्षार्थी भी सही तरीके से वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, उसकी परीक्षा कोई दूसरा दे रहा है। सरकार पे आपको कहती मैं बहुत सख्त हूँ सर। मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे मतलब ये भी रियलिटी है। मैं आपको एक सपना बता रही हूँ अपना, मैंने अपने स्टाफ के साथ इसको साझा किया है इसी वर्ष, कि मैं एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहती हूँ जहाँ पर परीक्षा हो तो इन्विजिलेटर की ज़रूरत ना, मेरा बच्चा इतना ऑनेस्ट हो। देखिए, अगर इस ग्राउंड पे स्टूडेंट लेवल पे आपने ऑनेस्टी अगर बच्चे के अंदर डेवलप नहीं की है तो वो अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाए, वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन से, अगर वो स्टूडेंट है प्रेजेंट में, अगर वो अपने काम को ऑनेस्टी से नहीं कर रहा है, चीटिंग कर रहा है या चीट करके वो सिर्फ एक क्षणिक जो है खुश हो सकता है, लेकिन उसको परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी। तो वो देखिए, वो एक शुरू से डालने वाली प्रक्रिया है कि आप बच्चे के अंदर इन हाउस क्या डाल रहे हैं। वही मैंने आपको कहा ना कि मेरा स्कूल, हमारा पाठशाला सर्वगुण संपन्न बनाने की बात करता है। मैं यहाँ पर बात आपको क्षेत्र के हिसाब से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो विद्यालय है वो हमने इस सोच के साथ बनाया है कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान के बच्चों को नहीं बनाएंगे, हम इथिकल बच्चों को बनाएंगे। मेरे स्कूल में आप सोने की बाली भी गिर जाए किसी बच्चे की, गायब नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी बात आप करें, और यही चीज़ होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगी। आप जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक मेरे जुलाई में पहले एग्जाम हो जाएंगे। तो मैंने यही कोशिश की है कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं मुझसे आगे, मैम आपने बिल्कुल IAS वाला माहौल बनाया हुआ है। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई हैं। अब हम आपसे शॉर्टकट क्वेश्चन और पूछते हैं, और शॉर्टकट करते हैं। 15 क्वेश्चन है और वो हम आपसे पूछते हैं जो आपके यहाँ उपलब्धि हुई है, कि आपके यहाँ 3 से 4 बच्चों ने जो है आसपास के क्षेत्र में टॉप किया है या, और थोड़ा बहुत में 2% मार्क्स से आपके यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली है, सही क्या है वो आप ही बताएंगे। आपने ही बताया भी शायद 96%, और 2-3 बच्चों ने शायद ये अचीव किया है। तीसरे बच्चे ने 95, यानी 2 बच्चों ने 96, 95 तक 96, हाँ 92 है। और जो 3 बच्चियां हैं 96, और जो अभी आपकी ही यहाँ से जानकारी मिली LPS में, उनका हाईएस्ट है 94। और आसपास के क्षेत्रों में जो है LPS एक बहुत बड़ी मतलब अपनी पहचान रखता है, और एक मतलब हाई फीस भी चार्ज करता है। LPS में बच्चे पढ़ाने का लोगों का सपना है, और वो सपना ही रह जाता है, बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। वहीं यहाँ हमको भी पता चला कि आपके यहाँ इतनी हाईएस्ट फीस भी नहीं है, नॉर्मल फीस है। एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकता है। 3 दिन की हमने ये बनाया है, ऐसे था सर, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर बनाया है 1000 रुपीज़ मिनिमम फीस है जी। और हमने ये बनाया ही था कि उस समय लेबर्स को 300 रुपीज़ पर डे मिलता था जी। तो अगर वो 3 से 4 दिन की अगर दिहाड़ी बचा करके भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो वो हमारे विद्यालय में पढ़ा सकता है। तो और सबसे हाईएस्ट फीस जो है वो हमारी 2700 है, 2750 रुपीज़ फॉर क्लास 2750 रुपये जी, 11th-12th की। तो और वो भी सारे स्ट्रीम्स के लिए, कोई अलग पैकेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कोई एग्जाम फीस नहीं पड़ती है सर, कोई एग्जाम फीस नहीं, कोई एडिशनल नहीं चार्जेस नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक